वक्त की बात है जब भारत अपने नए इतिहास के पन्ने लिख रहा था। आजादी के बाद देश अपनी प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा था और हर राज्य अपने विकास के नए सपने भी देख रहा था और महाराष्ट्र भी उसी राह पर था। वेस्टर्न घाट्स के दिल में एक छोटी सी नदी थी कोयना के नाम से, जो अपने रुद्र रूप में बहती और कृष्ण नदी में मिल जाती और ये रुद्र रूप अपार शक्ति के साथ चलता था और इस शक्ति को इस्तेमाल करने का विचार जन्म ले चुका था आजादी के पहले ही। 1943 में ब्रिटिश इंजीनियर्स ने सोचा कि एक परियोजना बनाई जाए और एक खाका भी तैयार किया गया, लेकिन विकास का काम आगे बढ़ न सका। लेकिन सरदार सरोवर डैम उसी समय पर भारत में इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बना रहा था। आजादी के बाद भारत के पहले वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर डॉक्टर के.एल. राव ने इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए बहुत काम किया था और उन्होंने देश के इंजीनियर्स का ये जो सपना था उसको रियलिटी में बदलने के लिए प्रेरित किया और 1950s में सरदार सरोवर डैम की नींव रखी गई और इसी से प्रेरित होकर महाराष्ट्र में भी ये चीज की जा सकती है। ये ओपिनियन लोगों के अंदर ज्यादा कॉमन होने लगा। 1950s का दशक, भारत की सरकार ने देश के विकास के लिए कई बड़ी परियोजनाएं बनाई और कोयना डैम फिर उनमें से एक थी। इसका असली उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान ने किया और उन्होंने इस परियोजना को अपना पूरा समर्थन भी दिया क्योंकि वो महाराष्ट्र में विकास में इस डैम की भूमिका को समझते थे। लेकिन इसके बाद निर्माण में कुछ मुश्किलें आने लगी। 1956 में कोयना डैम का निर्माण शुरू किया गया। ये कोई आसान काम नहीं था क्योंकि वेस्टर्न घाट्स के पहाड़ी इलाके और ऊंचे नीचे रास्तों के अंदर निर्माण करना हमेशा से मुश्किल रहा है। इंजीनियर्स और मजदूरों ने कई बार प्रकृति के कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से और लगन से इस काम को आगे बढ़ाया। S.D. धोंडेकर ये उस समय पे चीफ इंजीनियर थे इस प्रोजेक्ट के और अपने टीम के साथ मिलकर ये काम किया जा रहा था। इसके अलावा V.J. दांडेकर, N.G. चित्रे, इन जैसे भी इंजीनियर्स इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल थे, चाहे वो डिजाइन हो या रिजर्वोयर की प्लानिंग। पहला चरण जो है वो 1956 से लेकर 1964 के बीच में कंस्ट्रक्ट किया गया। डैम के निर्माण का जो पहला चरण था उसमें मुख्य ढांचा, एक स्पिलवे और पहला पावर हाउस बनाया गया जो 320 मेगावाट की बिजली का उत्पादन करने की क्षमता रखता था। पहला पावर हाउस डैम के नीचे एक सुरंग के अंदर बनाया गया था जो कोयना नदी का पानी इस्तेमाल कर रहा था बिजली उत्पादन के लिए। सेकेंड फेज या दूसरा चरण 1965 से लेकर 1972 के बीच में बनाया गया, जहां पर एक और पावर हाउस जोड़ा गया जिससे डैम की टोटल उत्पादन क्षमता 800 मेगावाट हो गई। इस चरण में डैम की ऊंचाई भी बढ़ाई गई ताकि रिजर्वोयर में ज्यादा पानी स्टोर किया जा सके। इसका निर्माण मजबूत था और कई दशकों के हिसाब से सोचकर इसे बनाया गया था। थर्ड फेज 1975 से लेकर 1981 के बीच का, यहाँ पर तीसरा पावर हाउस जोड़ा जाता है जिससे टोटल उत्पादन क्षमता 1120 मेगावाट तक पहुंच जाती है और कोयना नदी का पानी ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल होने लगता है नए टरबाइन के लिए, और ये टरबाइंस ऑब्वियसली नई वाली थी। और फोर्थ चरण जो था वो था 1981 से लेके 1994 तक का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी ये चरण था जिसमें 1000 मेगावाट और बिजली उत्पादन करने की क्षमता जोड़ी गई। इसके लिए जो पावर हाउस बनाया गया वो नॉर्मल टरबाइन से अलग एक पंप्ड स्टोरेज स्कीम था जो रात्रि के समय में पानी को रिजर्वोयर में वापस पंप करता था क्योंकि रात के समय में बिजली की डिमांड कम होती है और इसलिए वो चीपर होती है और बिजली जो होती है वो कंटिन्यूसली बनाते रहनी पड़ती है, उसको हम स्टोर करके जो है वो सिटीज में नहीं भेजते। तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं वो रात के समय में और कई दूसरे जो भी तरीके के पावर प्लांट्स होते हैं वो रात के समय में लोड कम होने के बावजूद एक मिनिमम लेवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वैसे भी प्रोड्यूस करते हैं और कभी कभी वो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड से भी कम होती है और काइंड ऑफ इसको आप वेस्ट बोल सकते हो। इस वेस्ट का इस्तेमाल किया जाता था रिजर्वोयर के अंदर पानी को नीचे से फिर से ऊपर पंप करने के लिए और फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलते हुए बिजली का उत्पादन करती थी दिन के समय में। लेकिन ये डैम फेमस सिर्फ इन कारणों से नहीं बना। भूकंप एक बहुत बड़ी घटना थी जिसने इस डैम को बहुत ज्यादा चर्चा में लाया। डैम के निर्माण में मुश्किलें तो भरी थी, लेकिन 11 दिसंबर 1967 को एक तेज भूकंप को महाराष्ट्र ने हिला दिया। रिक्टर स्केल पर इसकी ताकत 6.5 थी और डैम के एरिया में भयंकर हलचल हुई। लोगों को ये लग रहा था कि डैम के अंदर मेजर डैमेज हुआ होगा और विजय दांडेकर और उनकी टीम ने तत्काल इंस्पेक्शन भी किया और ये पाया गया कि डैम में कुछ छोटे मोटे क्रैक्स तो हुए हैं,
लेकिन उसका जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ और मजबूती है वो कायम है। इस डैम को भूकंप के बाद में रीइंफोर्स किया गया और उस समय पर भारत के अंदर की यूनिक चीज थी, डैम के ढांचे में कई सुधार किए गए। इंजीनियर्स ने इस घटना के बाद कई साइस्मिक मॉनिटरिंग सिस्टम्स लगाए ताकि आगे चलकर कोई भी भूकंप आए तो उसका असर कम किया जा सके। लेकिन कोयना डैम बहुत बड़े लेवल पे जाना जाता है उसके सामाजिक इम्पैक्ट की वजह से और पर्यावरण पे उसके हुए इम्पैक्ट की वजह से। कोयना डैम के निर्माण में न सिर्फ कोयना नदी का रूप बदल गया बल्कि आसपास के गांवों को भी इसने बदल दिया। कई गांव जो कोयना नदी के किनारे बसते थे वहां के लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। सरकार ने लोगों के लिए पुनर्विकास के लिए योजना तो बनाई जहाँ पर उनको नई जमीनें दी गई। उन नई जमीनों पर जो नए गांव बसे उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया, पैसों से कॉम्पनसेशन दिया गया, लेकिन फिर भी लोग जो थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। लोग पुरानी जमीन और जो संस्कृति वहां पर थी उसको छोड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि ये एक हेवीली ट्राइबल एरिया था जहाँ पर लोग लिटरली हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से बसे हुए थे, अपनी एंसेस्ट्री को वहीं पे पाते थे। और ऐसे ये ट्राइबल ग्रुप्स को शिफ्ट करना अपने आप में कल्चरल चैलेंज होता है, लेकिन ये हो जाने के बावजूद प्रकृति के अंदर भी इसका असर देखने मिला। डैम के निर्माण के बाद में कोयना एरिया में वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का विकास हुआ जिसमें काफी सारे प्रजातियों के जानवरों को संरक्षण मिला। हुआ ये था कि डैम रिजर्वायर ने कई फॉरेस्ट एरिया को डुबा दिया था और वाइल्ड लाइफ पर इसका बहुत असर पड़ा। जो एक जमाने में कॉमन एनिमल्स यहाँ पे थे उनका घर उजड़ के उनकी संख्या कम हो गई और इसलिए एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी बनाकर जो बचे हुए जानवर है उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने की। आज कोयना डैम महाराष्ट्र के लिए एक अमूल्य संपत्ति है। इस डैम के बिना महाराष्ट्र का विकास अधूरा होता। ये डैम आज 1960 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करता है और महाराष्ट्र के कई शहरों और गांवों के अंदर ऊर्जा प्रदान करता है। ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं बल्कि देश के प्रगति का एक प्रतीक है। इस डैम का प्रभाव महाराष्ट्र के किसान और व्यावसायिक क्षेत्रों के अंदर बहुत बड़े लेवल पर पड़ा। MIDC महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंडस्ट्रियल अथॉरिटीज है, इसके सक्सेस के पीछे दो मेन कारण थे, पानी और बिजली की गारंटी, और कोयना डैम ने इसके अंदर एक बड़ी भूमिका निभाई। ये कहानी सिर्फ एक डैम की नहीं बल्कि उन लोगों की है जो सपने साकार करने में लगे रहे। कोयना डैम एक जीता जागता प्रतीक है देश के प्रोग्रेस का। महाराष्ट्र के अलावा भी चाहे वो सरदार सरोवर डैम हो या पंजाब के कई डैम्स, इन्होंने इन पूरे स्टेट्स के रूप को काया पलट किया है और इसलिए इनके सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस को समझना जरूरी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करना, शेयर करना, वीडियो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन करना और मिलेंगे अगले वीडियो में।